नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं स्नेहा सिंह एक नई क्लास लेकर आई हूं आप सभी के बीच। काफ़ी टाइम बाद जो क्लासेस हैं वो हमारी हुई हैं और जहां पर टॉपिक हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 10th का, जो कि हमारा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में जो मानव होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो अपनी बॉडी को किस तरह से नियंत्रित करते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे की ऑर्गन्स के साथ, यानी एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन जो है मिल करके किस तरह से समन्वय बना करके रखते हैं, कोऑर्डिनेशन बना करके रखते हैं। इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी और साथ ही साथ हम लोगों ने हार्मोन्स पढ़े थे, यानी कि हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी थी और वो कौन कौन से हार्मोन्स बनाती हैं उनको भी हम लोगों ने डिटेल में जाना था। ओके, ऑलमोस्ट जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस है, यानी कि हम ह्यूमंस में जो भी हार्मोन्स बनते हैं, ह्यूमंस की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि मनुष्य में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, वो सभी हमने पढ़ ली थी। अब बारी आती है एक फीडबैक कंट्रोल की। अब फीडबैक कंट्रोल क्या होता है, जिसे हम लोग सरल भाषा में या फिर बायो की भाषा में इसे पुनर्निवेशन बोलते हैं। इसको आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वैसे आपके सिलेबस में ये टॉपिक हो या ना हो, ठीक है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मैं आज इसकी क्लास लेकर आई हूँ। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद रेगुलरली अब हम लोग अपनी क्लासेस जो हैं डेली रखेंगे। ओके, और इसके बाद इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊंगी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरह से हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुनर्निवेशन नियंत्रण। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल। अच्छा, फीडबैक कंट्रोल का मतलब क्या होता है? पुनर्निवेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी तत्व की कमी हो जाती है या फिर कोई रासायनिक जो क्रिया हो रही है उसके द्वारा जो भी उत्पाद बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तो जो कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके थ्रू कोई भी उत्पाद बनता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है। तो अगर उस प्रोडक्ट की मात्रा कम हो जा रही है तो होता क्या है कि एक फीडबैक होता है, यानी कि हम अपने हार्मोन्स में, तो हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, ग्लैंड से आते हैं। तो जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उनके पास एक सिग्नल जाता है ये बताने के लिए कि कि ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जिसकी कमी हो रही है, तो आपको क्या करना है, इस हार्मोन को ज़्यादा मात्रा में रिलीज करना है। ठीक है, अभी मैं इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमें मोस्टली इसमें एग्जाम्पल्स ही पढ़ने हैं, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, फीडबैक का मतलब क्या होता है कि हम अभी अपनी एक राय देना है ना, तो उसी तरीके से है बिल्कुल। तो फीडबैक कंट्रोल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कोई हार्मोन है जिसकी मात्रा कम है, यानी कि वो बहुत कम मात्रा में रिलीज हो रहा है और इसके द्वारा जो भी रासायनिक क्रिया के द्वारा जो भी उत्पाद बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है इन द एंड, वो भी बहुत कम मात्रा में बन रहा है। तो अब होगा क्या कि हमारी बॉडी में जहाँ से वो हार्मोन आ रहा है जिसकी बहुत कम मात्रा आ रही है, तो वहाँ पर उस ग्लैंड के पास, उस ग्रंथि के पास एक सिग्नल जाएगा और उस सिग्नल उसे ये बताएगा कि उसकी मात्रा कम है और उसे आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फीडबैक, यानी कि जो हार्मोन्स हैं या फिर जो ग्लैंड है उसको क्या दिया जा रहा है, एक फीडबैक दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके दो तरह होते हैं, ये इसके दो प्रकार होते हैं और ये बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है तो हम उसको एक फीडबैक देते हैं कि वो कम मात्रा में बने। ठीक है, ये मतलब हम बोलते हैं, एक होता है हमारा धनात्मक पुनर्निवेशन, पॉजिटिव फीडबैक, और एक होता है ऋणात्मक पुनर्निवेशन, मतलब नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, धनात्मक पुनर्निवेशन और एक होता है ऋणात्मक पुनर्निवेशन। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में बनी
उत्पाद की मात्रा का प्रभाव सीमा से कम हो जाने तंत्र की कार्यकी की दर बढ़ जाती है। मतलब क्या है, किसी रासायनिक प्रक्रिया में बने उत्पाद का जो प्रभाव है वो एक सीमा से, यानी कि एक निश्चित सीमा से अगर वो कम हो जाता है तो वहाँ की जो कार्यकी है, उस तंत्र की जो कार्यकी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। होता क्या है, धनात्मक पुनर्निवेशन का मतलब है पॉजिटिव फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि हम अपनी जिस तरह से एक राय देते हैं उसी तरीके से जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें भी एक राय दी जाती है। अब वो कैसी फीडबैक होता है, वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। होता क्या है कि अगर किसी रासायनिक क्रिया, क्योंकि हमारी बॉडी में हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, है ना, तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये सारी। तो होता क्या है कि कोई भी अगर उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और उसका प्रभाव जितना निश्चित सीमा में उसका प्रभाव होना चाहिए, अगर वो निश्चित सीमा से भी कम बन रहा है, ठीक है, अगर वो कम प्रभावशाली है, तो होता क्या है कि जो हार्मोन्स होते हैं या फिर जो ग्लैंड्स होती हैं उनको एक सिग्नल दिया जाता है, उनको एक फीडबैक दिया जाता है, और वो फीडबैक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा कि जो मात्रा कम थी वो उसे बढ़ाने के लिए फीडबैक दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, और बढ़ाना। तो अगर कोई मात्रा कम है तो उसे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग धनात्मक पुनर्निवेशन। इसका जस्ट उल्टा होता है ऋणात्मक पुनर्निवेशन, जिसमें क्या होता है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में बने उत्पाद का प्रभाव सीमा से अधिक हो जाने पर उस तंत्र की कार्यकी दर घट जाती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक या फिर ऋणात्मक पुनर्निवेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि दर कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो पहले से जो उत्पाद बन रहा है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो भी नुकसान है और अगर कम है तो भी नुकसान है, ठीक है। क्योंकि एक हम बोल सकते हैं बैलेंस चीज़ें होती हैं, है ना, हर चीज़ बैलेंस्ड होती है। अगर हमारी बॉडी में अगर बैलेंस बिगड़ जाना तो फिर बेकार है ना। अगर मात्रा किसी चीज़ की ज़्यादा है तो भी नुकसान है और अगर कम है तो भी नुकसान है। अगर मात्रा कम है तो उसे बढ़ाने के लिए उसे पॉजिटिव फीडबैक देना पड़ेगा, यानी कि उसे धनात्मक पुनर्निवेशन देना पड़ेगा। और अगर मात्रा कम है, अगर मात्रा ऑटोमेटिकली ज़्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो रही है तो उसे कम करने के लिए एक नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, उसे कम करना, ठीक है। तो ये अंतर होता है किसमें, धनात्मक पुनर्निवेशन और ऋणात्मक पुनर्निवेशन। अभी हम एग्जांपल समझेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है और उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, कि एक्चुअल में फीडबैक कंट्रोल होता क्या है। अब हम समझते हैं होम्योस्टेसिस, जिसको हम बोलते हैं समस्थापन या फिर होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस कंफ्यूज होने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। होम्योस्टेसिस या फिर जो समस्थापन है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारी बॉडी में हम खुद के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब होता है होम्योस्टेसिस, ठीक है, डोंट वरी। अब इसमें हम लोग 3 तरह के एग्जांपल्स पढ़ेंगे और तीनों में आपको क्लियरफाई हो जाएगा बिल्कुल कि नेगेटिव पॉजिटिव जो हम लोग फीडबैक पढ़ रहे थे उसका मतलब क्या था। समस्थापन यानी कि जो नियंत्रण है, ठीक है, इस एक तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी, अपने अंदर हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारे अंदर का जो वातावरण है, जितना भी टेम्परेचर वगैरह, पीएच की अगर हम बात करें तो इन सब चीज़ों को अकॉर्डिंगली बाहर के वातावरण के अनुसार उसको चेंज करना, इसका सीधा सा मतलब होता है समस्थापन या फिर होम्योस्टेसिस का, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जल्दी बोलती हूँ क्या, चलता है, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस, थोड़ा धीरे बोलते हैं, होम्योस्टेसिस या फिर
समस्थापन का मतलब होता है कि हम अपने अंदर की बॉडी, चाहे वो pH हो, ठीक है, चाहे वो टेम्परेचर हो, अदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी को चेंज करना, अगर हमारे बाहर एनवायरनमेंट अगर चेंज है तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, सभी जानते हो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। ये तो होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से ही जुड़ी रहती है क्या, हमारी पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ इस तरह से होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ओके। और ये हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी फिर पीयूष ग्रंथि, ओके, जिसके दो भाग होते हैं, एक होता है पश्च और एक होता है अग्रभाग, ठीक है। आपको ये आगे की तरफ दिख रहा है, तो ये होता है हमारा अग्रपिंड, क्योंकि दो पिंडों से मिलकर बनी होती है हमारी पिट्यूटरी या फिर जो पीयूष ग्रंथि होती है। ये होता है अग्रपिंड, जिसको हम बोलते हैं एंटेरियर पार्ट, और ये होता है पश्च भाग, ठीक है, या फिर पश्च पिंड, जिसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टेरियर। पीयूष ग्रंथियां जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो जुड़ी रहती है किससे, हाइपोथैलेमस से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है, कि जो भी हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, वो होते हैं ब्लड में, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधा ब्लड में छोड़े जाते हैं, ठीक है, पता ही हमें। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, गले में प्रेजेंट होती है। कौन सा हार्मोन्स बनाती है, बताओ जल्दी से। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कौन सा हार्मोन बनाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, ठीक है। अब मान लो कि हमारे ब्लड में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी कमी हो गई, और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव, जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर किसी हार्मोन की या अगर किसी रासायनिक क्रिया द्वारा किसी उत्पाद की या उसका प्रभाव कम हो जाता है तो हमारे दिमाग में या फिर जहाँ पर भी जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वहाँ पर क्या जाता है, फीडबैक जाता है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक जाता है, और ये बताता है कि मात्रा उसकी कम हो गई और आपको क्या करना है, इस हार्मोन को बढ़ाना है, यानी कि हार्मोन को और भी अधिक मात्रा में रिलीज करना है, ठीक है। तो सेम वहीं पर ये चीज़ हो जाएगी। तो ये एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि मैं किसका, ये मैं पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो भी अगर हमारे ब्लड में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी कमी हो गई, तो होता क्या है कि जो ब्लड सेल्स होती हैं यानी कि जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ जाती हैं, इनफंडिबुलम के पास। अब ये इनफंडिबुलम क्या है, दरअसल जो हाइपोथैलेमस है और जो हमारे पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है, पश्च पिंड है, इन दोनों के बीच में एक हिस्सा होता है, इन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इनफंडिबुलम ही इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनफंडिबुलम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ लो, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। ये इनफंडिबुलम क्या करेगा, ये एक फैक्टर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। ये क्या बनाता है, एक हार्मोन बनाता है या फिर एक फैक्टर बनाता है जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, थायराइड मोचक कारक, ओके, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, और TRF इसे शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है, TRF। तो इनफंडिबुलम जो कि हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के पश्च पिंड के मध्य होता है, तो इसके बीच में एक पार्ट होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या करता है, ये एक बनाता है थायराइड मोचक कारक या फिर थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, और ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर कहाँ जाता है, ये जाता है पीयूष ग्रंथि के पास। अब ये कहाँ जाएगा, पीयूष ग्रंथि के पास, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस और पश्च पिंड इन दोनों के बीच में होता है ये पार्ट, ठीक है, यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है, ना कि पीयूष ग्रंथि पर ही, ओके। तो ये अब थायराइड मोचक कारक जो है ये कहाँ जाता है, ये जाता है हमारे कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि के पास, ओके। कहाँ जाता है, पीयूष ग्रंथि के पास जाता है, और पीयूष ग्रंथि को पुश करता है, पीयूष ग्रंथि को बोल सकते हैं
प्रेरित करता है कि वो क्या करे, वो बनाए TSH। ठीक है, कौन सा हार्मोन बनाए, TSH बनाए। अब TSH क्या होता है, पढ़ा था आप लोगों ने कि क्या करती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो TSH हार्मोन बनाती है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है, यानी कि जो कि थायराइड ग्लैंड होती है उसको प्रेरित करती है ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाए, है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। तो अब पीयूष ग्रंथि क्या करती है, ये बनाती है एक हार्मोन जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ओके, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TSH। तो ये जो हमारी अब पीयूष ग्रंथि है वो क्या बनाती है, TSH बनाती है। अब ये TSH यहाँ पर लिख देते हैं, ये इसने क्या बनाया, TSH बनाया। मैं बिल्कुल पूरा डिटेल में लिख रही हूँ, हिंदी टू इंग्लिश दोनों। ठीक है, अब ये जो थायराइड उत्तेजक हार्मोन है ये कहाँ जाएगा, उत्तेजक हार्मोन है, यानी ये किसको उत्तेजित करेगा, थायराइड ग्लैंड को, जो कि कहाँ पर होती है, गले में होती है। और मैंने बताया था कि फुरफुर तितली की तरह दिखती है। ठीक है, तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो कुछ इस तरह से तितली की तरह दिखती है। ठीक है, तो मैं तितली बना रही हूँ, दरअसल ये तितली नहीं है, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है हमारी। तो ये है हमारी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड अब क्या बनाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या बनाती है, अभी ये बनाएगी अब थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, तो ये होती है पूरी साइकिल। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं अभी इसको और क्लियरिफाई कर दूंगी। ठीक है, अब इसी थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा क्या होगा, इसी हार्मोन के द्वारा क्या होगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी। और यदि इस थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो गई तो ये थायरोक्सिन हार्मोन वापस से कहाँ जाएगा, ये जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास, और इसको बोलेगा कि इसका प्रभाव क्या कर दे, इसका प्रभाव क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, अगर इसी थायरोक्सिन हार्मोन का क्या हो गया, प्रभाव अगर अधिक हो गया, मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, तो ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद ये इसको तो देगी नहीं, क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्या कर रही थी, TSH बना रही थी। तो ये अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है, अगर इसकी मात्रा क्या हो गई, अगर ज़्यादा हो गई, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ पर है, ब्लड में तो है, तो जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ चली जाएंगी, हमारी पीयूष ग्रंथि के पास चली जाएंगी, और उसको एक नेगेटिव फीडबैक देंगी कि उसकी मात्रा क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, चलो अब मैं एक बार फिर से इसका मैं क्विक रिवीजन कर रही हूँ, समझा देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है और जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और इन दोनों के ही जो हमारा हाइपोथैलेमस है और जो पीयूष ग्रंथि का पश्च पिंड होता है, जिसको हम लोग पोस्टीरियर बोलते हैं इंग्लिश में, इन दोनों के बीच में एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। अब ये इनफंडिबुलम जो है, एक हम बोल सकते हैं फैक्टर बनाता है, एक हार्मोन टाइप का बनाता है, जिसका नाम है थायराइड मोचक कारक या फिर थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। एक लिक्विड होता है, इसको ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, और ये रिलीज होकर के जो TRF है, ये TRF कहाँ जाता है, पीयूष ग्रंथि के पास जाता है। और पीयूष ग्रंथि के किस पिंड में जाता है, ये अग्रपिंड में जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आता हुआ कहाँ पे जाएगा, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड में जाएगा। ठीक है, मैं एरो यहाँ पर बना दूंगी, कहाँ जाता है, अग्रपिंड में जाता है। ठीक है, ये अग्रपिंड में जाएगा, और ये क्या करेगा, अग्रपिंड में जा करके पीयूष ग्रंथि को क्या करेगा, उसको बोल सकते हैं उत्तेजित करेगा या प्रेरित करेगा कि ताकि वो क्या बनाए, TSH बनाए। और TSH एक ऐसा हार्मोन है जो भी क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को, यानी जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसको उत्तेजित करेगा। तो अब पीयूष ग्रंथि क्या करती है, एक हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, जिसका नाम है थायराइड उत्तेजक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में TSH बोलते हैं। और ये TSH कहाँ जाएगा, थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा, और इन द एंड जो थायराइड ग्रंथि है वो क्या बनाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगी, और थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाएगी, फिर से वही की वही स्टेबल हो जाएगी। ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है किसका है, ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक का। ओके,
फीडबैक का। और इसको यहाँ पर समस्थापन या होम्योस्टेसिस बोलते हैं, किसका? थायराइड का। थायराइड का होम्योस्टेसिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थायराइड है वो किस तरह से अपने बैलेंस को बना रही है, इसलिए इसको थायराइड का होम्योस्टेसिस या फिर समस्थापन बोलते हैं। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट, फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा है वृक्क यानी कि किडनी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है, यानी वृक्क तथा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि। किडनी का काम क्या है? हम लोगों ने जब पढ़ा था उत्सर्जन को, ठीक है, जब हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र को पढ़ा था तो एक्सक्रीशन को हम लोगों ने जब पढ़ा था तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने किडनी का फंक्शन देखा था, जो कि क्या करती है, काफ़ी सारे काम करती है। हमारी बॉडी में जो अनावश्यक जल होता है, अच्छा जो ब्लड होता है, ब्लड में क्योंकि हम बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा में ऑलमोस्ट 90% क्या होता है, वाटर होता है, 90% जल होता है और 10% जो भी उसकी अदर जो भी आयरन वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, मिनरल्स वगैरह। तो होता क्या है कि हमारी जो ब्लड है उसमें वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, यानी कि वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। ब्लड में क्या होता है, वाटर रहता है जो कि प्लाज्मा का ही अंश है। इसके अलावा जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी अंश होता है ब्लड का, ठीक है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, इन सबको हटा करके मोस्टली जो ब्लड है वो कैसा होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है ना। तो अब ब्लड में जो वाटर होता है वो ऐसा तो है नहीं कि वाटर अलग है, ब्लड के सारे जो भी हम बोल सकते हैं चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, अलग हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं और वाटर का जो हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी है, यानी कि जो हमारा जल होता है वो स्थिर रहता है, ठीक है। तो रुधिर में जो जल है वो कैसा रहता है, स्थिर रहता है। अब होता क्या है कि जो वृक्क होता है यानी कि जो किडनी होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी से जो अनावश्यक जल होता है, यानी कि जो वेस्ट है, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में है या फिर जो हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा वाटर है, उसको क्या करती है, उसको मूत्र द्वारा यानी यूरिन द्वारा क्या करती है, हमारी बॉडी से डिस्चार्ज कर देती है, यानी कि उसको बाहर निकाल देती है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारी वृक्क क्या करती है, वाटर को, जो अनावश्यक जल होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो वृक्क होती हैं, वृक्क नलिका या फिर हम बोल सकते हैं वृक्क में इस तरह से कुछ नलिकाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं संग्रह नलिकाएं, संग्रह नलिकाएं। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती हैं, यानी कि जो जल होता है उसको फिर से पुनः अवशोषित करती हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। और ये कौन करता है, हमारी संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स करती हैं, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो अब ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, वाटर को, जो भी अनावश्यक जल होता है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको क्या करती हैं, उसको अवशोषित करती है, पुनः अवशोषित करती हैं। अच्छा, पुनः अवशोषित करती क्यों है, इनको किसने बताया कि आपको इसको पुनः अवशोषित करना है, इसको फिर से आपको एब्जॉर्ब करना है, जो चीज़ जा रही है उसको जाने दो। लेकिन इसको बताता कौन है, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं इनको कौन बताता है, तो इनको सिग्नल मिलता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है ना, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है ना, वो क्या करती है, इनको सिग्नल देती है। जो हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, जो हमारा हम बोल सकते हैं किडनी है, उसको सिग्नल देती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कि आपको क्या करना है, इस वाटर को, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब करके रखना है, ठीक है, एडवांस में। तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है, एक हार्मोन बनाती है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में ADH, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ओके, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है हमारी पीयूष ग्रंथि या
पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि क्या करती है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए किडनी को सिग्नल देती है। ओके, इतना समझ में आया। अब बात आती है यहाँ पर गर्मियों की, ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के मौसम की, और गर्मियों का मौसम यानी कि पसीने का मौसम। ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है कि हमें पसीना बहुत आता है ना। अब पसीना बहुत आएगा तो हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन के, वहाँ से पसीने के द्वारा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा जो है लूज होगा। अब होता क्या है कि जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करें, तो करें कैसे, क्योंकि सारा पानी जो है स्किन के द्वारा जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो, क्योंकि होता क्या है कि गर्मियों के टाइम पर क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है, तो हमारे अंदर का टेम्परेचर भी तो क्या होगा, थोड़ा सा बहुत चेंज होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि इस वजह से जो गर्मी के कारण से, ऊष्मा के कारण से जो हमारी बॉडी है, जो स्किन होती है, वहाँ से क्या जाना शुरू होता है, पसीना निकलना शुरू हो जाता है। पसीना जो है निकलेगा अगर हमारे स्किन से, तो होता क्या है, वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, वाटर का क्या होगी, कमी होगी। तो इसलिए हमारे शरीर को भी क्या होगी, वाटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से हमें क्या लगती है, प्यास बहुत लगती है ना। अगर पसीने के दौरान हमारी बॉडी से वाटर जाएगा तो हमें प्यास भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। अब हमारे तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने पसीने को रोक लें, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि उस पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर वाटर की क्या होगी, कमी होगी, तो इसका मतलब क्या है, अगर कलेक्ट नहीं हो पाएगा पानी तो हमारे जो ब्लड है उसमें भी पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो पानी की कमी ना हो, तो इसीलिए हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली इस तरह से इम्पल्सेस चलती हैं, इस तरह से आवेग चलते हैं कि वो ऑटोमेटिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को बताते हैं कि आपको क्या करना है, एडीएच को रिलीज करना है। क्या करना है, एडीएच को रिलीज करना है, ताकि जो एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये जाकर के कलेक्टिंग डक्ट को बताए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, जो पानी है उसको रीअब्जॉर्ब करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, पानी को रीअब्जॉर्ब करो। तो इसीलिए जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या करती है, और भी ज़्यादा पानी को क्या करने लगती है, रीअब्जॉर्ब करने लगती है। ठीक है, जितना भी पानी होगा उस सभी को रीअब्जॉर्ब करेंगी, ताकि वाटर जो है कम ना पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, पसीने के द्वारा वाटर अगर लूज होता जाएगा तो इनको तो पता ही नहीं है ना। अगर पसीने के द्वारा पानी चला जाएगा तो ये क्या करेंगे, तो पानी को क्या करेंगे, कलेक्ट करना और भी तेजी कर देंगे। ठीक है, यानी कि पानी को कलेक्ट करना और भी तेज कर देंगे। ओके, और पानी इस तरह से कलेक्ट होगा, और जो फिर से पुनः शोषित, जो भी पानी को पुनः शोषित किया था, फिर से उसको रीअब्जॉर्ब किया था, वो फिर से कहाँ चला जाता है, ब्लड में मिल जाता है। और इस तरह से जो साम्यावस्था होती है रुधिर में जल की, वो बनी रहती है, यानी कि स्टेबिलिटी वहाँ पर बनी रहती है। ओके, आई होप कि आपको ये सेकंड एग्जांपल भी समझ में आया होगा। किडनी और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों में किस तरह से साम्यावस्था, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों में किस तरह से समन्वय चलता है उसको। ठीक है, तो ये भी आई थिंक ये भी हमारा पॉजिटिव फीडबैक था, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा था, पानी की कमी हो रही थी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बना रही थी, एडीएच हार्मोन बना रही थी, जो कि उस कमी को पूरा कर रहा था। ठीक है, तो क्या हो रहा था, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन की मात्रा को क्या कर रही थी, बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से जो हमारी संघनन नलिका है, इनके रीअब्जॉर्प्शन की भी जो पावर है वो बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉजिटिव फीडबैक ही था। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ थर्ड और एक लास्ट एग्जाम्पल और है, उसको और समझ लेती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस में, यानी कि समस्त स्थापन में हाइपोथैलेमस की क्या भूमिका होती है। हाइपोथैलेमस, ठीक है, अब इसकी हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में। ठीक है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर में, मैंने आपको बताया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ताप नियंत्रक। इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्मोस्टेट। ठीक है, ऑफ द ब्रेन बोला जाता है ना हाइपोथैलेमस को, थर्मोस्टेट यानी कि ताप नियंत्रक। अब मेरी बात गौर से सुनो। देखो, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की बात करें तो हमारी बॉडी का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस की बात करें तो ये होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। होता क्या है कि जब भी हम कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या हम दौड़ते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा हम खेल कूद लें, क्योंकि
अगर अभी आपके साथ ये चीज़ नहीं होती तो अब बचपन में बहुत होती होगी, क्योंकि हम क्या करते थे जब हम खेलते थे तो होता क्या था उस वक्त कि हम दौड़ लगा रहे हैं या ज़्यादा मेहनत का काम करें तो उस टाइम पर क्या होता था, हमारी बॉडी से पसीना निकलता था। और आपने इस चीज़ को गौर किया होगा कि पसीने के साथ साथ हमें ऐसा थोड़ा गर्म गर्म सा भी लगता था, कि ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं गरम गरम जो भाप है वो निकल रही हो, भाप है ना, भाप जैसा कुछ निकल रहा हो, है ना। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि जब भी हम कोई दौड़ने का काम करते हैं, ठीक है, दौड़ने का काम करते हैं, अधिक से ज़्यादा व्यायाम कर लें, व्यायाम यानी एक्सरसाइज कर लें आदि एटसेट्रा, कुछ भी चीज़ अगर हम ऐसी कर लें जो मेहनत वाली है या फिर जो भी बहुत ज़्यादा श्रम वाली है, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी से और भी ज़्यादा क्या है जो एनर्जी है वो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगता है ना। क्योंकि अगर हम ऐसा कोई मेहनत का काम करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, है ना। और एनर्जी के साथ साथ जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, वो भी रिलीज होती है ना। तो होगा क्या कि इसमें जो एनर्जी है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी, एनर्जी का बहुत ज़्यादा उपभोग होगा, प्लस जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो क्या होगी, रिलीज होगी, ऊष्मा निकलेगी यानी हीट बाहर निकलेगी। तो जब हमारी बॉडी से एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है, तो एनर्जी अगर हमारी बॉडी में क्या होगी, अगर ऐसा कोई मेहनत का काम करेंगे तो ऊर्जा तो लगेगी, प्लस ऊष्मा जो है वो निकलती है। अगर ऊष्मा निकलेगी तो क्या होगा कि ये जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये चेंज हो जाएगा, है ना। वैसे होता नहीं है, हमारी बॉडी में 35 टू बोल सकते हैं 40 डिग्री के अराउंड ही रहता है, इससे ज़्यादा कम और इससे ज़्यादा अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो दौड़ने या व्यायाम करते टाइम पर हमारी बॉडी से ऊष्मा जो हीट है वो बाहर निकलती है। अगर बाहर निकलेगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा, टेम्परेचर में क्या होगा, बदलाव होगा। तो इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए क्या होता है, हमारा जो थर्मोस्टेट है यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जिसको ताप नियंत्रक बोलते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है, ओके। और ये एक्टिवेट होकर के क्या करता है, एक पल्सेस के थ्रू, क्योंकि हमारी बॉडी में जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ या घट जाएगा, जब भी हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में, मैंने आपको बताया कि एनर्जी का यूज़ तो होगा ही, प्लस में ऊष्मा यानी हीट भी निकलेगी। जैसे हमें कभी कभी लगता है ना कि अगर हम दौड़ लें या ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर लें या हम ऐसा खेल कूद ज़्यादा कर लेते हैं यानी भाग दौड़ वाला, तो होता क्या है कि हमारे एनर्जी से, हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलने लगती है यानी हीट निकलने लगती है। तो हीट निकलेगी तो क्या हमें थोड़ा बहुत गरम गरम सा लगेगा, जैसे हमारी बॉडी से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है। तो उस भाप को कम करने के लिए या फिर हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसको बनाए रखने के लिए, उसको फिर से स्टेबल करने के लिए जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और जो इम्पल्सेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं चलना, ठीक है। इम्पल्सेस चलेंगी तो होता क्या है कि जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के मैंने आपको बताया था, उन्हें पढ़ा था कि तंत्रिकाएं जो है कई तरह की उसकी टाइप्स होती हैं, है ना। तो एक मोटर न्यूरॉन्स भी होती हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं कि जो भी पल्सेस हैं उसको कहाँ लेकर जाती हैं, मोटर न्यूरॉन्स हमारे स्किन तक लेकर आते हैं, ठीक है। स्किन में जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो हमारी रुधिर की शिकाएं होती हैं, उनको क्या करती हैं, सक्रिय कर देती हैं, उनको एक्टिवेट करती हैं, जिस कारण से जो हमारी रुधिर की शिकाएं हैं वो क्या होती हैं, पूरी तरीके से हमारे शरीर में फैल जाती हैं, ठीक है, यानी कि सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय होने के बाद क्या होगा कि हमारे स्किन से जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या करती हैं, ऊष्मा को या ऊर्जा को क्षय करने लगती हैं, यानी ऊर्जा का क्या करने लगती है, क्षय, या फिर उसको रिलीज करने लगती हैं, बाहर निकालने लगती हैं। तो इस कारण से हमारी जो श्वेत ग्रंथियां हैं, यानी कि जो हमारी स्वीट ग्लैंड्स हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी वो भी क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती है, श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं, और वो क्या करने लगती हैं, श्वेत यानी कि पसीने को बाहर निकालने लगती हैं, ओके। आई बात समझ में? फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। होता क्या है कि जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता या घटता है या फिर चेंज होता है, तो उस टाइम पर जो हमारा ताप नियंत्रक है, जिसको हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ताप नियंत्रक, ये एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होकर के क्या करेगा, ये इम्पल्सेस के थ्रू यानी कि कुछ आवेगों के द्वारा ये क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन्स को ये सिग्नल देगा। ये मोटर न्यूरॉन्स को क्या देगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं फीडबैक देगा, और वो क्या करेंगी, मोटर न्यूरॉन्स जा करके हमारे स्किन में जाएंगी, और स्किन में जो हमारे सारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उन सभी को एक्टिवेट कर देंगी। ब्लड कैपिलरीज एक्टिवेट होंगी तो वो क्या करेंगी, ऊष्मा का क्षय करेंगी, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी जो है उसको लूज करेंगी। तो एनर्जी को जब वो क्या करेंगी, रिलीज करेंगी या एनर्जी का लॉस करेंगी, तो होगा क्या कि जो एनर्जी लॉस होगी वो किसको एक्टिवेट कर देगी, स्वीट ग्लैंड्स को, यानी कि हमारे श्वेत ग्रंथियों को। और श्वेत ग्रंथियां अगर एक्टिवेट हो गई तो ये क्या करेगी, पसीने को बाहर निकालेंगे।
जिसके द्वारा क्या होगा, आप समझ रहे हो कि पसीने के द्वारा अगर पसीना बाहर निकलेगा तो इसके द्वारा जो ऊष्मा है हमारी बॉडी की वो भी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और इस तरह से जो टेम्परेचर है वो फिर से हमारा स्टेबल हो जाएगा, फिर से वो हमारा स्थिर हो जाएगा। ओके, तो ये मतलब होता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये हमारा एक तरह से जो नेगेटिव फीडबैक है उसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए जो हाइपोथैलेमस है उसको सक्रिय होना पड़ा, है ना। ओके, तो एक ये एग्जांपल है। तो हम लोगों ने 3 एग्जांपल देखे। सबसे पहले हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड का एग्जांपल देखा, दूसरा हमने किडनी और पिट्यूटरी ग्लैंड का एग्जांपल देखा, और तीसरा हमने हाइपोथैलेमस का एग्जांपल देखा। तो ये होता है हमारा फीडबैक कंट्रोल, और इसको ही हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है, या फिर आप इसको हम बोल सकते हैं समस्थापन, और हम लोग फीडबैक को बोल सकते हैं पुनर्निवेशन। ओके, टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप समझ सकते हो कि अगर हार्मोन तो हम पढ़ रहे हैं कि हमारे बॉडी में कौन से हार्मोन बना रहे हैं, कौन सी ग्लैंड इस हार्मोन को बनाती है, सब पढ़ा देंगे, ठीक है। आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन शायद ही है कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो मिले इन हिंदी, ठीक है, हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूँ स्पेशली। ओके, तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, यानी जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, एक वृद्धि हार्मोन्स होते हैं जो कि वृद्धि करवाते हैं, दूसरे होते हैं वृद्धि रोधक, ठीक है। तो दोनों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।